नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। एक बार स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, टाइम हो चुका है करंट अफेयर का और हम आपके सामने प्रस्तुत है करंट अफेयर अपडेट लेकर। दोस्तों, आज जो है बहुत स्पेशल करंट अफेयर हो सकता है, जिसको हम बहुत स्पेशल तरीके से ही आपको बताने वाले हैं। और आज जो हमारी क्लास होती है उसका पर्पज़ जो होता है वो पूरा, यानी कि 6:30 बजे से जो हमारी क्लास होती है उसका पूरा पर्पज़ जो होता है वह करंट अफेयर नहीं होता। उसका हमारा पूरा पर्पज़ होता है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, यानी कि करंट अफेयर के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक जीके होता है हम उनको भी कवर करते हैं, ठीक है। और उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जिससे कि आपकी करंट में होने वाली घटनाएं तो होती हैं, परंतु उससे रिलेटेड जितना भी हमारा डाटा होता है जो स्टैटिक रूप में होता है उसको भी हमारा रिवीजन हो जाता है। और इसका बेनिफिट यही है, और इससे इसी बेनिफिट के चलते हम लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, हम लोगों को इतना प्यार दे रहे हो कि जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तो आप अपने इस परिवार के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि, और जो भाई पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन। और आज हमारा सेशन जो है बहुत विकट होने वाला है, बहुत बिंदास सेशन होने वाला है, और हम लेकर आए हैं करंट अफेयर में कुछ अजीब और कुछ नया। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। पहला क्वेश्चन है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, यानी क्या द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। देखो, थोड़ा राइटिंग को तो कवर करना पड़ेगा आप लोगों, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसका हम नाम बता सकते हैं, उसका नाम है कोंकण 2023, ठीक है भाई। क्योंकि देखिए ऐसा है, अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग सपोर्ट करेंगे सब लोग तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल में अभी तक तो हम आपके साथ इसी तरीके से उपस्थित हैं, और हम इसी तरीके से ही कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते तो अगर करते तो पीपीटी माध्यम से पढ़ा सकते थे, परंतु नहीं, हमने सोचा कि हम कोई बात नहीं, हम मेहनत कर लेंगे, कोई बात नहीं है, परंतु आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या है ये कोंकण 2020। अब ये हुआ किस किस के बीच में है, तो ये हुआ है आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच, और किसके बीच, भारत के बीच ही हुआ है। और ये क्या कैसा है, नौसेना, ये नौसेना का, और इसकी भी क्या है, भारत की भी नौसेना अभ्यास है, ठीक है भाई। तो नौसेना अभ्यास है, इतना आपको याद रखना है फिलहाल में। अब बात करते हैं कोंकण तट, कहाँ पर है ये कोंकण तट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक नक्शा बना देता हूँ जिससे कि आपको इसमें सावधानी हो जाए, ठीक है। तो शायद ये नक्शा इधर नहीं बना कर हम उस साइड बनाएं, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से नक्शा समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, इस सब अब आ गया हमारा कुछ ऐसा तरीका जिससे कि आप अपना स्टैटिक जब कर सकते हो। तो देखिए क्या है, यहाँ गुजरात एरिया है, कौन सा है, गुजरात, क्या है यहाँ पर, गुजरात, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मुंबई, क्या है, मुंबई, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है, गोवा, ठीक है। और यहाँ पर है कन्याकुमारी, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं इस वाले एरिया की, तो इस वाले तट को हम कहते हैं काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ तट बोलते हैं इसको, काठियावाड़ तट। अगर हम मुंबई से गोवा वाले को बोलते हैं तो इसे बोलते हैं कोंकण तट। यहाँ पर ही अगर थोड़ा सा हम बात करें तो कन्नड़ तट आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, कन्नड़ तट, ठीक। और गोवा से ही माना जाता है, यानी कि कोंकण तट में ही कन्नड़ तट मिला हुआ है। तो यहाँ पर है मालाबार तट। तो क्वेश्चन आता है कि मालाबार तट है तो गोवा से कन्याकुमारी तक मालाबार तट है, मुंबई से गोवा तक जो है कोंकण तट है, और भैया गुजरात से मुंबई तक जो है वो काठियावाड़ तट है। इसी प्रकार से यहाँ भी तट है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, क्या है, आंध्र प्रदेश, ऊपर क्या है, उड़ीसा है, उड़ीसा। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा से आंध्र प्रदेश जो है वो आपका उत्कल का पठार, क्या है, उत्कल क्षेत्र, क्या है भैया, उत्कल क्षेत्र। अगर हम यहाँ बात करें आंध्र प्रदेश जो है हमारा वो क्या है, वो है उत्तरी सरकार, ये क्षेत्र है। अगर यहाँ देखा तो यहाँ पर कौन सा है, कोरोमंडल तट। तो आपको इस तरीके से ये तट याद हो गए हैं, ठीक है। इसके साथ जो है आपको ये तट याद हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये स्टैटिक भी समझ में आया होगा, और ये आपका करंट अफेयर भी यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कवर किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अपना की पॉइंट अच्छे तरीके से बना के चलें, क्योंकि अगर की पॉइंट आपके अच्छे बन गए ना तो पेपर में जो है आप बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर लोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर कर लोगे पेपर को बेटा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना वो कुछ यूनिक है। वो तो क्या है, ये श्रीमंत कोक्टे। दूसरा क्वेश्चन है श्रीमंत कोक्टे, ठीक है। श्रीमंत कोक्टे हैं जिन्होंने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक लिखी है, जिन्होंने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक लिखी है, ठीक है। और वो उस पुस्तक का नाम आप सुनोगे, उस पुस्तक का नाम सुनोगे ना तो आप चौंक जाओगे। वो क्या पुस्तक है उनकी? पहली पुस्तक जो लिखी है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। पुस्तक का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, ये है। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। ये अंग्रेजी में लिखी है, जबकि ये प्रसिद्ध, ये जो है ना काम, ये जो है ये प्रसिद्ध मराठी लेखक, और मराठी लेखक के साथ साथ इतिहासकार भी हैं। कैसे हैं? इतिहासकार भी हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो इसको आपको पता होगा, इनका पता होगा तुम्हें कि इन्होंने पश्चिम भारत में, कब? पश्चिम भारत में 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। क्या रखी थी? मराठा साम्राज्य की नींव रखी 1674 में। इसको जरूर याद रखना आप, ठीक है भाई। अब अगर यहाँ बात करें, इनकी थोड़ी सी बात कर लें कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जन्म से पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। कब हुआ था? 19 फरवरी और 1630 को। कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? रायगढ़ नहीं, शिवनैर के फोर्ट में। कहाँ पर हुआ था? शिवनैर फोर्ट, यानी शिवनैर का किला। जबकि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1680 में। कब हुई थी? 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? रायगढ़ में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया? रायगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इतनी बात यहाँ से आ गई। अब बात करते हैं इनके मम्मी पापा की बात। तो इनके पिताजी थे शाहजी भोसले, यानी कि पिता कौन थे? पिता थे शाहजी भोसले। इनके पिता कौन थे? शाहजी भोसले थे। माता जीजाबाई, ठीक है। ये कौन थी? माता। इतनी बात और याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बात और आप यहाँ पर रख लेना, ठीक है भाई। तो आप बात करते हैं क्या कि श्रीमंत कोक्टे ने जो लिखी है, पहली अंग्रेजी पुस्तक लिखी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की पुस्तक लिखी है, और ये प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं और ये इतिहासकार भी हैं। पश्चिम भारत में इन्होंने 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। किसने? छत्रपति शिवाजी ने। और 19 फरवरी 1630 को शिवनैर के फोर्ट में इनका जन्म हुआ था, और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु पिता का नाम ज़्यादा पूछा जाता है, कौन थे? शाहजी भोसले थे, और माता का नाम जो था जीजाबाई था। थोड़ा इतना याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। इतना जब नाम रखेंगे, इतना जब ध्यान रखेंगे इसमें, तो हमारा जो है पूरी तरीके से जो है काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों के साथ चलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना अक्सर, क्योंकि हमें जो है ना केवल करंट अफेयर पढ़ने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करंट पढ़ने की अगर हमारी आदत बन गई तो शायद फिर हम बिगड़ सकते हैं। तो देखिए अब तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा क्या है? तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस। इसे हम क्या कहते हैं? टीबी दिवस। क्या कहते हैं? टीबी दिवस। तो प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम थीम की बात करें, क्योंकि थीम ज़्यादातर पूछी जाती है, 2019 के पीसीएस में थीम पूछी गई थी, 2019 के पीसीएस में थीम पूछी गई थी। तो यहाँ पर है यस विल कैन एंड टीबी। इसकी थीम है ये, यस विल कैन एंड टीबी, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में जरूर आता थीम से। तो जितने पीसीएस स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो यूके पीसीएस हो, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस, ठीक है, उसमें जब भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी, तो 1882 में रॉबर्ट कोच का नाम सुना होगा। रॉबर्ट कोच ने जो है इसकी घोषणा की थी, यानी किसकी? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस
ट्यूबरक्लोसिस की घोषणा की थी। क्या करी थी? खोज की घोषणा की थी। बेटा इतना तो थोड़ा सा याद रख ही लोगे। अब हम बात करते हैं कि WHO ने, किसने? WHO ने वैश्विक स्तर पर मुक्त समाप्त करने के लिए इसका जो लक्ष्य रखा है, वो 2030 लक्ष्य रखा है कि हम वैश्विक स्तर पर जो है वो टीबी से मुक्त जो कर देंगे वो 2030 में कर देंगे। ठीक है। जबकि भारत ने जो लक्ष्य रखा है अपने आप को मुक्त कराने का, वो 2025 का जो लक्ष्य है कि भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। तो अब बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। यानी कि 2 लक्ष्य आ चुके हैं इसमें। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक आपका थीम का क्वेश्चन बन सकता है, और एक दिवस का तो आपका बन ही गया है। स्टैटिक्स में अगर देखें तो हम ये पिछला रॉबर्ट कोच ने की थी ट्यूबरक्लोसिस की खोज। ठीक है, ये भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार रिवाइज करेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस जो मनाया जाता है वो टीबी दिवस भी कहते हैं उसको, 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम है यस विल कैन एंड टीबी। ठीक है। 1882 में रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरिया या ट्यूबरक्लोसिस की घोषणा की थी, खोज की। और WHO ने वैश्विक स्तर का लक्ष्य रखा है, वो रखा है बेटा 2030, और भारत ने लक्ष्य जो रखा है वो 2025 रखा है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो चुका है बढ़िया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा करंट अफेयर में, क्योंकि मैं आपको बहुत लंबी नहीं बता रहा यहाँ पर, मैं केवल आपको की पॉइंट बता रहा हूँ। ऐसे की पॉइंट कि बुलेट पॉइंट की तरह काम करेंगे ये लोग। ठीक है, हम खुद जब अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं सब चीज़ों को तो वो तो काम हम ही कर लेते हैं। अब इसमें भी क्या मोस्ट ढूंढोगे आप? अब बताइए आप इसमें भी क्या मोस्ट ढूंढोगे? समझ गए नहीं? इसमें भी क्या मोस्ट ढूंढोगे? समझ गए नहीं? इसमें तो मोस्ट ढूंढना ही नहीं है आपको। ठीक है ना? अब बताइए। अब देखिए असनीर ग्रोवर, अब चौथा प्रश्न जो है ये बहुत मोस्ट है। असनीर ग्रोवर, ठीक है, इनका नाम सुना होगा आपने कभी एग्जाम में, सुना होगा नहीं? क्या है एग्जाम में क्यों सुना होगा? क्योंकि ये भारत पे के सह संस्थापक हैं। क्या है ये? भारत पे के सह संस्थापक, इसलिए आपने अखबार में सुना होगा इनका नाम। परंतु अभी अब जो चर्चा है वो इनकी इस लेवल में नहीं है। अब जो चर्चा है वो इस लेवल में नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, यानी क्या? क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, ठीक है, स्पोर्ट्स ऐप का शुरू किया है जिसका नाम है क्रिकेट पे। क्या है इसका? जिसका नाम जो है वो क्या है? क्रिकेट पे। क्या है भैया? क्रिकेट पे, जिसका नाम क्या है? क्रिकेट पे। ठीक है, ये शुरू किया है। क्या करा है? ये लॉन्च किया है, इन्होंने लॉन्च किया है। और ये कैसा है? जैसे कि ड्रीम 11 होता है ना, ड्रीम 11, ठीक है, ये ड्रीम 11 के तरह ही, ठीक है, ड्रीम 11 के तरह ही जो है ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है। कैसा है जी? गेमिंग प्लेटफॉर्म। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको पूछ लिए जाते हैं, जिससे कि आपको बाद में एग्जाम में जाकर जो है डाउट क्रिएट हो जाए। तो कौन है? असनीर ग्रोवर है, जिन्होंने क्वेश्चन ये पूछा क्रिक पे नामक ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है, या वो क्या है? तो वो क्या है? क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है, जो ड्रीम 11 की तरह एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इतनी बात आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। आप करंट अफेयर में अगर डेली बहुत सारा की पॉइंट बनाओगे तो कहाँ तक करोगे तैयार भाई? करंट अफेयर का तो इतना सिलेबस हो जाएगा आपका कि आप तो इतना स्टैटिक या आप जीएस जनरल स्टडी भी नहीं कर सकते इसमें। तो गूगल ने किट्टी ओनील, यानी किसने? गूगल ने किट्टी ओनील नाम याद रखना, एग्जाम में आ सकता कि 77वीं जयंती पर डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी। ठीक है भाई, अब ये क्या है कि श्रद्धांजलि दे दी? अब ये क्या है? ये तो जो एक किट्टी ओनील है, कौन? किट्टी ओनील, ये कौन है? ये जो है ना अमेरिका की है। कहाँ की?
अमेरिका की। पहली बात तो ये कहाँ की है? अमेरिका की। और अमेरिका की जो है ना मशहूर अभिनेत्री है, ये अभिनेत्री हैं। और साथ साथ में ये स्टैंड जो करती है ना, स्टैंड जो करती हैं, स्टैंड वुमेन है। क्या है? स्टैंड वुमेन, स्टैंड वुमेन है ये, समझ गए नहीं? ये मशहूर, इन्होंने बहुत हैवी ड्राइवर बना दिए हैं, इन्होंने बहुत हैवी ड्राइवर बना दिए। तो ये वाली बात आपको याद रखनी थोड़ी। गोयल ने किट्टी ओनील का 77वीं जयंती पर डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी है। और किट्टी ओनील जो थी अमेरिका की हैं, अभिनेत्री हैं और स्टंट वुमेन भी हैं। ये मशहूर स्टंट वुमेन है। ठीक है, क्लियर इतनी बात बताइए? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो क्या है, क्योंकि ज़्यादा हम इसमें लंबा इसलिए नहीं कर रहे। देखिए ऐसा होता है ना, जब तक हम परीक्षाओं में, जब तक हमें जो है ना इनकी जो वर्टेज पता चलता है करंट अफेयर का और स्टैटिक का, जब पता चलता है जब हम पेपर में बैठते हैं तो। क्योंकि बच्चों को अधिकांश क्या लगता है कि बच्चों को अधिकांश लगता है कि शायद, देखिए मैं तो आपको बताता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा साफ बोलने की मुझे आदत है पहले से। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं कहीं भी जाकर जो है किसी भी यूट्यूब का टैग लगाकर, किसी भी बड़े चैनल का टैग बनाकर लगाकर जो है मैं भी पढ़ाना शुरू कर देता वहाँ पर। परंतु मेरा मतलब जो है ना वो ये है कि मैं सोचना चाहता हूँ कि मैं अपने तरीके से जो है काम को करूँ। अपने तरीके से काम करने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं नहीं चाहता कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो। सीधी सीधी बात है कि जब हमको पूरे अच्छे तरीके से पता है कि कहाँ से आएगा। आजकल क्यों मेरी डाउन होने लगी, क्यों मेरी डाउन हो गई? देखिए अभी CGL में देखिए आप, क्या CGL में पहले इतनी वैकेंसी आती थी? नहीं आती थी ना, अब बहुत आती है, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि जब से कोविड-19 लगा है बच्चों का मनोबल टूट चुका है। परंतु बच्चे मेहनत नहीं करते। बच्चे क्या है, मेहनत नहीं करते। क्योंकि एक टाइम हुआ करता था 2015-16 का, उस टाइम पर बड़े जुनून से तैयारी करते थे बच्चे। अगर 5 वैकेंसी भी आ गई तो उसके लिए कंपटीशन रहता था आपस में। अब बच्चों में कोई कंपटीशन नहीं। क्यों नहीं रहता कंपटीशन? उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अधिकांश ऐसी वेबसाइट है हमारी, ऐसी हमारी वेबसाइट हैं, ऐसे हमारे ऐप्स हो चुके हैं, मैं उनके नाम तो ओपन नहीं करूँगा, परंतु ऐसे हमारे घटिया एवेंजर्स हमारी डिवाइस हो गई हैं। ठीक है, उन पर 3 से 4 घंटे लगकर हम लोग, पहले अपना माइंड थक जाता है, उसके बाद फिर हम किताबों में बैठते हैं। तो किताबों में फिर बैठेंगे तो तुम्हें पता ही है मन तो लगने का नहीं किताबों में, क्योंकि माइंड तो पहले थक चुका है ना। माइंड पहले थक चुका है। जबकि पहले जो था, आज से 3-4 साल पहले जो था, ये डिवाइस नहीं थी, बहुत कम था इनका यूज़। तो बच्चे केवल फोकस करते थे पढ़ने पर। आज जितने ज़्यादा संसाधन बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा बच्चों का जो है मनोबल टूटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए। और जब ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं तो आदमी भ्रमित हो जाता है। आदमी क्या होता है? भ्रमित हो जाता है। चलिए ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा, हम जो है इधर नहीं कर रहे काम, अब आगे करते हैं। देखिए एक व्यक्ति है निर्देश प्रदीप सरकार, यानी कि निर्देशक कौन है? निर्देशक प्रदीप सरकार। ठीक है, ये क्यों है इंपॉर्टेंट, याद रखना जरूर। का जो है 67 वर्ष की उम्र में, कब? 67 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? निधन। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि देश ने एक बहुत बड़े निर्देशक को खो दिया, बहुत बड़े निर्देशक को खो दिया। अभी क्यों है बड़ा निर्देशक? इन्होंने 2005 में एक मूवी दी थी हमें, परिणीता। क्या दी थी? परिणीता एक मूवी दी थी जिसमें विद्या बालन ने बहुत विकट एक्टिंग की थी। क्या करी थी? बहुत विकट एक्टिंग की थी। और इन्हीं के लिए जो है इंदिरा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे? इंदिरा गांधी डेब्यू अवार्ड। इन्हें जो है इंदिरा गांधी डेब्यू अवार्ड मिला था। ठीक है, कि सबसे अच्छा डेब्यू जो मिला था वो इनको मिला था। अगर हम बात करें कि जो नए युवा वाले हैं, तो हाल ही में इन्होंने एक मूवी बनाई है मर्दानी। ठीक है, मर्दानी में आप देखो इनका किस तरीके से इन्होंने निर्देशन किया है। इस वजह से कुछ खास हो सकते हैं परीक्षा के लिए, क्योंकि ऐसे एक्टरों को हमेशा पूछा जाता है, डायरेक्टरों को हमेशा एग्जामिनर पूछ लेता है जिनमें कुछ ना कुछ रुचियाँ होती हैं। तो ये इसमें एक रुचि है, क्योंकि उन्होंने 2005 में अपना करियर शुरू किया था। 2005 में उन्होंने अपना करियर शुरू करा था, और किस मूवी के साथ किया था? परिणीता के। और उसमें किसने रोल निभाया था? विद्या बालन। और विद्या बालन भी बहुत टॉप लेवल की, यानी बहुत ऊँचे लेवल की, बहुत ऊँचे स्तर की जो है अभिनेत्री हैं, इस वजह से भी जुड़ा हुआ है। और इंदिरा गांधी डेब्यू अवार्ड जो दिया गया था वो किसे मिला था? वो प्रदीप सरकार को मिला था, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा डेब्यू किया था, सबसे अच्छा डेब्यू निर्देशन किया था इन्होंने। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना, इतने पॉइंट को नोट करते चाहिए। और यही बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा बहुत दूर दूर तक करने का मतलब है कि मैं केवल आपके साथ टाइम बर्बाद करना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट में। कैनरा बैंक का नाम सुना होगा आपने। कैनरा बैंक काफ़ी अच्छा बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी 40% हिस्सेदारी थी इसकी। तो हिस्सेदारी में SBI को, किसको हिस्सेदारी?
SBI स्टेट यानी भारतीय स्टेट बैंक जो होती है, क्या है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं इसे। तो हिस्सेदारी को SBI को 121.1 करोड़ में बेच दी, ठीक है भाई। तो जो हम संयुक्त रूप से काम कर रहे थे रूस में, तो उसकी जो है हिस्सेदारी किसकी थी, इसमें 60% जो थी हिस्सेदारी वो थी SBI की, और 40% जो हिस्सेदारी थी वो कैनरा की थी। तो SBI ने कैनरा ने SBI को हिस्सेदारी बेच दी, ठीक है। तो ये तो हो गया इतना करंट में। अब बात करते हैं यहाँ से कैनरा बैंक का, कैनरा बैंक, ठीक है। कैनरा बैंक की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ से। इनकी जो स्थापना हुई थी जुलाई 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई कर लेते हैं, और 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। संस्थापक जो थे वो कौन थे? अम्बेवल सुब्बा राव, अम्बेवल सुब्बा राव, अम्बेवल सुब्बा राव पाई, ये कौन थे? इनके संस्थापक, ये संस्थापक थे बेटा। और अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर की, तो यहाँ से हेडक्वार्टर देख लो, ये बेंगलुरु में, कहाँ पर है? बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे हम RBI की बात करें तो RBI को तो बच्चा बच्चा जानता है। RBI की जो स्थापना की गई थी बच्चा बच्चा जानता है, कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। बच्चा बच्चा इसको जानता है, 1 अप्रैल 1935 को गई थी। हेडक्वार्टर तुम्हें पता है कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अब कहाँ पर है? मुंबई में। जबकि इससे पहले जो था वो कहाँ पर था? कोलकाता में। कहाँ पर था? कोलकाता में। परंतु कोलकाता से मुंबई जो आया था वो कब आया था? 1937 में आया था। 1937 में आया था कोलकाता से मुंबई, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन आता है। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर हम गवर्नर की बात करें इस समय, गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के गवर्नर है। इतनी बातें पूछी जा सकती हैं, और बस, और कोई ज़्यादा बात पूछनी जा नहीं सकती। तो यहाँ पर कैनरा बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी SBI को 121 करोड़ में बेच दी है। कैनरा बैंक 1 जुलाई 1906 को फाउंड की गई थी। संस्थापक कौन थे? अम्बेवल सुब्बा राव पाई, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। अगर RBI की बात करें तो RBI 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। 1937 में ये मुंबई में आया था, पहले कोलकाता में था। और जबकि इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया 1 जनवरी 1949 को किया गया। और शांतिकांत दास जो है इसके 25वें गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब आपको इतनी बात तो समझ में आई गई होगी, इतनी बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है आप बताइए। काफ़ी एनालिसिस कर रहे हैं हम इसमें, काफ़ी एनालिसिस कर रहे हैं, और आप इसका खूब आनंद ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह की डोज होती है करंट अफेयर, इतनी सुबह को डोज लेकर। और देखिए, सीधी सी बात है, एक पैसन मत बनाओ इसको, फैशन मत बनाओ पढ़ाई को अपने लाइफ में ना ज़रूरी चीज़ समझो। जैसे खाना ज़रूरी होता है, पीना ज़रूरी होता है, बैठना ज़रूरी होता है, सोना ज़रूरी होता है, ऐसा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से तो एक शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए। हर एक माँ बाप को एक रूल अपनाना चाहिए कि यदि कोई बच्चा छुट्टी मार रहा है, अगर कोई बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ नहीं रहा घर पर, तो उसे कहो भाई, अगर आप एक मतलब स्कूल नहीं जाते तो एक दिन एक टाइम का खाना, अगर आप कोचिंग नहीं जाते तो दूसरे टाइम का खाना, अगर आप ट्यूशन नहीं जाते तो एक टाइम का खाना। इसका मतलब 10 टाइम में 3 जो है ना, उनके सामने परिस्थिति रख दो, तो फिर उनको लगने लगेगा कि हाँ कुछ तो ज़रूरी है। तो कहेंगे क्यों? हमें खाना खाना जरूरी, तो उनको पढ़ना भी तो ज़रूरी। अगर जीवन में अच्छा बनना है इंसान, अच्छा इंसान बनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप कुछ बनो ना बनो, परंतु पढ़कर एक अच्छे इंसान जरूर बन सकते हो, ठीक है ना, एक अच्छे इंसान जरूर बन सकते हो। तो करते हैं बात आगे नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा और इसरो, यानी क्या नासा के ऊपर बात करते हैं, नासा और इसरो, नासा और इसरो, ठीक है भाई। नासा और इसरो दो बड़े रिसर्चर हैं यहाँ पर, ने संयुक्त रूप से, किससे भैया? संयुक्त रूप से, ठीक है, क्या काम करा है? नासा नामक, निसार नामक, किस नाम से? निसार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, क्या था? एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया। भाई इतनी बात आप पहले नोट कर लो,
नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से जो है निसार नामक एक, यही क्वेश्चन पूछेगा निसार किसने लॉन्च किया, तो इसरो ने या नासा ने, तो आपको वहाँ पे बताना है दोनों ने, ठीक है, दोनों ने बताना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है इस समय पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो है वो कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं ये मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से इसरो की। पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, इसरो की। इसरो की बात कर लेते हैं। पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसरो की जो फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, ये होता है इसका। अगर हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, तो एस सोमनाथन। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है एस सोमनाथन, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हो गए। आप नोट करते रहना। इसकी जो स्थापना की गई वो कब की गई, तो स्थापना 15 अगस्त 1969, यानी 15 अगस्त 1969 को की गई इसकी स्थापना, ठीक है भाई। अगर संस्थापक की बात करें, विक्रम साराभाई। संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु। कहाँ पर है हेडक्वार्टर, बेंगलुरु। हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु। तो एक बार समझ लो, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अध्यक्ष एस सोमनाथन, और इसको जो फाउंड किया गया था, स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी, स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक कौन, विक्रम साराभाई, और हेडक्वार्टर कौन है, बेंगलुरु, ठीक है, कहाँ पर, बेंगलुरु। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं नासा की। किसकी बात कर लेते हैं, नासा की। नासा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होगा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसको लिखो आप, इधर थोड़ी जगह कम है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसका 29 जुलाई 1958 को, यानी कि कब स्थापना हुई थी, 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं तो इसके इस टाइम पर जो इसके जो स्टैम्प पर प्रशासक है वो कौन है, बिल नेल्सन। कौन है, बिल नेल्सन। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि इतनी सारी चीज़ें जानकारी मिल गई यहाँ से। अब बताओ क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है भाई। क्या है, नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से जो है निसार नामक पृथ्वी उपग्रह, हमने इसरो की जानकारी दे दी। इसके फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अध्यक्ष एस सोमनाथन हो गया, ठीक है। संस्थापक स्थापना होगी 15 अगस्त 1969 होगी। संस्थापक कौन है, विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, ठीक है भाई, नासा, ठीक है। तो नासा की हमने फुल फॉर्म आपको बता दी है, नेशनल, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, और स्थापना 29 जुलाई 1958 को, और प्रशासन कौन है इनका, वो बिल नेल्सन है। इतनी बात आपको यहाँ से लिख लेनी चाहिए अपने नोट्स में, ठीक है। और आप इसको पूरे अच्छे से तैयार करो, और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो। जैसे आप एक बार लिखने के बाद उसे एक आध बार रिवाइज कर लिया करो सोने से पहले, ठीक है, रात को। फिर अगले दिन जो जाओगे तो अगले दिन दूसरे करंट अफेयर आपको मिलेगा, उसको भी रिवाइज कर दिया, और कुछ दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है भी, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। चलिए अब हम अर्थ करते हैं, रक्षा मंत्रालय ने रडार और रिसीवर के लिए, किसके लिए, रडार और रिसीवर के लिए, रडार और रिसीवर के लिए वेल, VEL, क्या है ये VEL, पता होना चाहिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या है ये, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है, के साथ क्या करे हैं, समझौता या हस्ताक्षर किए, साझेदारी की। ऐसा कर लीजिए ना, हस्ताक्षर लिखो ना साझेदारी लिखो, केवल आप ये लिखो के साथ क्या करा, अनुबंध करा है, के साथ क्या करा है, के साथ 3700 करोड़ का क्या करा है, 3700 करोड़ का अनुबंध किया है,
अनुबंध। ठीक है भाई, डील कर लिए एक तरीके का। अनुबंध क्या है? अब देखिए पहला अनुबंध जो हुआ है, पहला अनुबंध हुआ है वो किसके लिए हुआ? रडार के लिए। रडार के लिए। रडार का नाम जो है वो क्या है? वायुसेना के लिए अरुधरा। क्या है ये? वायुसेना के लिए, वायुसेना के लिए है ये रडार। दूसरा अनुबंध जो किया गया है, दूसरा अनुबंध जो किया गया है वो किसके लिए किया गया है? दूसरा अनुबंध जो किया गया है वो किया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है, रडार चेतावनी प्राप्त करता। रडार रिसीवर उसे तो कहते हैं, चेतावनी प्राप्त करता। इसके लिए जो है किया गया है अनुबंध। ठीक है जी, इसके लिए जो किया गया है अनुबंध। अगर हम बात करते हैं इस रडार चेतावनी का नाम क्या होगा? इसका क्या नाम होगा? वो होगा DR-118। क्या नाम होगा? DR-118। अब यहाँ से आते हैं रक्षा मंत्रालय। अगर रक्षा मंत्रालय की बात करें तो जो राजा होगा, जो क्या होगा? राजा होगा, वही रक्षा करेगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह। पूरा मंत्रिमंडल ट्रिक से बता रखा है, पूरा मंत्रिमंडल ट्रिक से बता रखा, आपको याद आ गया होगा। रक्षा मंत्रालय रक्षा कौन करेगा? जो राज होगा, जिसका राज होगा, ये थे राजनाथ सिंह। जाइए आप चैनल पर, वहाँ देखिए कि आपको पूरा एक मंत्रिमंडल जो है आपको हमने ट्रिक से बता रखा है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से याद करें, कैसे याद करें। सब याद हो जाता है, सब याद हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, कोई टेंशन वाली बात यहाँ से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं करंट अफेयर में। बढ़िया क्वेश्चन थे आज, बिल्कुल सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको बड़ा प्यारे तरीके से नोट्स बनाइए, बड़े प्यार से मतलब की पॉइंट बनाइए, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में घुसना मत बिल्कुल इसके। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ए मैटर ऑफ द हार्ट। क्या है? ए मैटर ऑफ द हार्ट, ऑफ द हार्ट। ठीक है, ऑफ द हार्ट। ठीक है भाई, एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है भैया, ए मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया। ये एक पुस्तक है, और किसने लिखी है ये पुस्तक? ये पुस्तक लिखी है अनुराग बेहर ने। किसने लिखी है? अनुराग बेहर। अनुराग बेहर ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये पुस्तक अनुराग बेहर ने लिखी है। और अनुराग बेहर कौन है? ये अजीम, क्या है ये? अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी का नाम सुना, फाउंडेशन के सीईओ हैं, फाउंडेशन के सीईओ। क्या है? अजीम फाउंडेशन के सीईओ और सह संस्थापक। क्या है? क्या है ये? संस्थापक उपाध्यक्ष, संस्थापक उपाध्यक्ष हैं जी, संस्थापक उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ये इसमें 100, इस वाली पुस्तक में जो है वो 111 कहानी, 111 कहानियों का संग्रह है। कितने का? कहानियों का 111 कहानियों का संग्रह है, जो क्या काम करेगा? जो शिक्षा व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक रूढ़िवादी, ठीक है, सामुदायिक अन्य स्तरों पर जो है क्या करेगा? मजबूत करेगा और बेहतर करेगा। उनको क्या करेगा? अन्य तरीके से मौजूद और बेहतर करेगा। ठीक है, तो ए मैटर ऑफ द हार्ट है, एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? अनुराग बेहर ने लिखी। यहाँ से इतना क्वेश्चन आएगा बस आपको करंट अफेयर में, केवल इतना क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है ना। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? ठीक है भाई, आज का क्या है लास्ट क्वेश्चन? ठीक है, अब देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है आज का लास्ट। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है वो भी लास्ट, क्योंकि क्यों है? क्योंकि आप अब ये देखिए, भारत ने बाली, क्या पर? भारत ने बाली, और बाली कहाँ पर है? इंडोनेशिया का एक शहर है। भारत ने बाली इंडोनेशिया में समृद्धि वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक
इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ दूसरे दौर में भाग लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। भारत ने बाली यानी कि इंडोनेशिया समृद्धि वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के दूसरे दौर में भाग लिया। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बाली का है इंडोनेशिया में, और भारत के साथ साथ अन्य 13 देशों के कितने देशों के 13 देशों के प्रतिनिधि भी थे। प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। ऐसा नहीं कि केवल भारत ने लिया, अन्य प्रतिनिधियों ने भी लिया है। अब इसमें क्या था, इसके 4 स्तंभ थे जिन पर काम करना था। इसमें क्या स्तंभ थे? 4। एक क्या था आपका व्यापार, दूसरा स्तंभ जो था इसमें वो क्या था? आपूर्ति श्रृंखला, इस पर ये भी अधिकार था। फिर था स्वच्छ अर्थव्यवस्था, तीसरा आधार क्या था? स्वच्छ अर्थव्यवस्था। ठीक है, चौथा जो था वो क्या था? निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। क्या था? निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। इसके 4 स्तंभ ये थे। ठीक है, भारत ने जो है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बताया। यानी किसे बताया? भारत ने अपना जो स्तर रखा वो क्या बताया? डिजिटल बुनियादी ढांचे को रखा। उसका उदाहरण दिया किसके लिए? यूपीआई के लिए। कि क्या दिया? कि यूपीआई पेमेंट जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, ये जो है हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेस हो गया है। इस पर उन्होंने ये उदाहरण दिया, अपने आप को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्या था? बाली में इंडोनेशिया में दूसरे दौर में भाग लिया है। अगर आपको सेशन में मज़ा आया है, पसंद आया है सेशन, तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। क्यों नहीं भूलें? क्योंकि जब लाइक करोगे तो जब तो हम मोटिवेट होंगे, और आपके लिए बहुत अच्छी। मैं देखिए ऐसा होता ना, हम लोग 6:30 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई आपसे लालच है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आप पैसा दे के भी कर सकते हो। ये चीज़ें तो आप पैसा दे के करते हो, और ये तो आपको फ्री में मिल रहा था कुछ। देखिए 3 क्लास आप डेली पढ़ते हो, जिससे कि आपकी करंट अफेयर की क्लास हो जाती है फ्री में। ठीक है, मैथ की क्लास फ्री में हो जाती है, जीएस की क्लास फ्री में हो जाती है। ठीक है, हिंदी क्लास बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। 10 क्लासें जो है हिंदी की पढ़ी हैं पहले से ही, आप उनको जाइए, इतना आनंद लीजिए। और भी प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आपको फ्री में मिल रहा है सब कुछ। तो आप कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए ये आपका परिवार है, अगर आप इसको अपना परिवार समझोगे। ठीक है, और एक और बात आपको करनी है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हमारे तरफ से एक यही है कि हम आपसे एक विनती करते हैं कि भारत में जो है वो पेड़ पौधों को लेकर जो है बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर अपनी यूपी में ऐसा है कि मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, और यूपी में जो है पेड़ पौधों को लेकर जो है, वन को लेकर जो है बहुत डाउन है। हम 33% के क्रॉस पहुँच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक मुहिम चलाएं, और जितने भी भाई हैं, जितने भी हैं, आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उनको बचाइए और पौधों को लगाइए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि अगर आपको अपने MS कंप्यूटर पॉइंट से जुड़ना है, इसका सदस्य बनना है, तो आप हमें टेलीग्राम पर, MS कंप्यूटर पॉइंट के नाम से टेलीग्राम है, आप वहाँ पर जाइए, और आप एक सेल्फी हमको एक पौधा लगाकर जो है वहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, आपके बस केवल एक यही विनती है, आपसे यही विनती है कि आप जो है एक पौधा लगाएंगे और उसके साथ सेल्फी लेंगे, और वो हमको भेजेंगे। ठीक है, और वो हम आपको शेयर करेंगे, यानी वो क्या करेंगे, हम उसको सोशल करेंगे, जिससे कि हम क्या होगा, देश में पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, और क्या होगा कि हम वृक्ष बचाओ अभियान भी आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो तो हम आप व्हाट्सअप कर सकते हो नंबर पर 9456962764, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो आप हमको। ठीक है, कैसी भी अगर क्वेरी की अगर ज़रूरत हो तो इस नंबर पर हम व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इंस्टा पर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा पर हमें फॉलो कर सकते हो, मोहम्मद सद्दाम सर के नाम से। ठीक है, मोहम्मद सद्दाम सर के नाम से यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो इंस्टा पर। अगर हम टेलीग्राम पर आप आना चाहते हो, टेलीग्राम पर अगर आप आना चाहते हो तो MS कंपटीशन पॉइंट के नाम से जो है आपको
हम इंस्टा पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आप कहीं भी किसी तरीके से माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। 9456962764 पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। अब किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कर सकते हो, हमें इंस्टा कर सकते हो। इंस्टा पर हमारी आईडी है मोहम्मद सद्दाम सर के नाम से, ठीक है। अगर हम बात कर सकते हैं तो MS कंप्यूटर पॉइंट कांट के नाम से आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो हमारा बस एक ही काम है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ बढ़िया लग रहा हो तो केवल हम आपको ये चाहते हैं कि आप हमको एक पेड़ लगाकर उसके साथ सेल्फी हमें दें, और उसको हम क्या करेंगे, हम आपके साथ क्या करेंगे, उसका भी एक इंट्रो करेंगे और अच्छे तरीके से जो है हम उसको सोशल करेंगे, जिससे कि देश में और राज्य में वृक्ष बचाओ और वृक्ष लगाओ जैसे एक अभियान आगे बढ़ेगा। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।